मेरा एक सुपर कूल फीमेल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और मैं उसे एकदम टॉप क्वालिटी की जीन्स प्रोवाइड करता हूँ, जिसके बदले वो मुझे 50 लाख पे करती है। और डील ये है कि बच्चा पैदा होते ही हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा और मैं अपनी राह निकल जाऊँगा। पर भाई मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड निकलूँगा और वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हुई। फिर जब डिलीवरी रूम के बाहर सब पागलों की तरह भाग रहे थे, तब मैंने मौका देखकर छोटे वाले ट्विन को उठाया, जिसकी रोने की आवाज़ थोड़ी कम थी, और पैसे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। पूरे 6 साल तक मैंने गांव की शांति में मुर्गियाँ पाली और सब्जियाँ उगाईं और अपने बेटे को एकदम मस्त पाला। फिर एक दिन मैं अपनी 3 पहिए वाली गाड़ी में अपने बेटे के साथ सब्जियाँ बेचने शहर गया, और तभी मेरे ठीक सामने एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से सूट बूट पहने एक छोटा लड़का बाहर निकला, जो हूबहू मेरे बेटे जैसा दिखता था। उसे देखते ही मेरे बेटे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बिना किसी शर्म के चिल्लाकर बोला कि डैड, आपने मेरे पीछे शहर में दूसरा बच्चा कब कर लिया? और गिया मिन्ह की ये लाइन सुनते ही सब्जी मंडी के सारे आंटी अंकल एकदम शौक होकर मुझे ही ताकने लगे, और मेरी तो वही बात लग गई। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, और जो पत्ता गोभी में बेचने वाला था वो हाथ से फिसलने ही वाली थी, और मेरे माथे से ठंडे पसीने छूटने लगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 साल की सुकून वाली लाइफ का एंड ऐसे होगा। वो लग्जरी कार वाला छोटा लड़का छोटा सा सूट और बो टाई पहनकर एकदम छोटे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसा वाइब दे रहा था, और वो हमें उतने ही शौक से देख रहा था जितना मेरा बेटा उसे देख रहा था, पर उसकी नज़रों में थोड़ी ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी और छानबीन थी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा फिर से खुला, और पहले एक लंबी टांग और ब्लैक स्टॉकिंग्स बाहर निकली, और फिर वो चेहरा सामने आया जो मेरे डीएनए में छपा हुआ है, और जिसे देखकर मैं अक्सर डरावने सपनों से जाग जाता हूँ। शिनबिंग। पूरे 6 साल बाद भी वो ज़रा सी भी नहीं बदली थी। वही बर्फ जैसा ठंडा चेहरा और ऐसी आंखें जो जान ही ले ले। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त उसके हमेशा पत्थर जैसे रहने वाले चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस थे। उसकी नज़र पहले शियाओ इन्ह के गंदे और मिट्टी से सने चेहरे पर पड़ी, जो बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी था।
जिया मिन्हू के लिए एक गेस्ट रूम तैयार करवाया था जो मेरे गांव वाले पूरे घर से भी बड़ा था, जिसमें अपना बाथरूम, वॉक इन वार्डरोब और गोल्फ कोर्स दिखने वाला टेरेस था। जिया मिन्हू तो खुशी के मारे पागल हो गया और किंग साइज बेड पर उछलने लगा और महंगे कंबल को ट्रम्पोलिन की तरह यूज करने लगा। वो बोला कि क्या हम अब यही रहेंगे? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही मस्त है, क्योंकि ये वॉन्ग के सुअर के बारे से बहुत बड़ा है। मैं तो एकदम स्पीचलेस हो गया कि क्या इसे कोई और अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिला। मैं उसकी तरह इतना खुश नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं, क्योंकि बाहर पत्थर की मूर्तियों की तरह 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे और खिड़कियों में भी लॉक लगे थे, जिससे वो बस हल्की सी खुल सकती थी। शिनबिंग ने सच में मुझे एक क्रिमिनल की तरह कैद कर दिया था। वक्त बीतता गया और लंच टाइम पर एक मेड हमें डाइनिंग रूम में ले गई, जहाँ लंबी टेबल पर कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ और जापानीज़ जैसे हर तरह के लजीज खाने सजे थे। शिनबिंग टेबल के हेड पर बैठी थी और शिनजे उसके बाईं तरफ बैठकर बड़े सलीके से छुरी कांटे के साथ अपना स्टेक काट रहा था। मैं और जिया मिन्हून के सामने बैठे थे और जिया मिन्हू ने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत एक पूरा ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर उठाया और अपने मुंह में ठूसने लगा। मैंने उसे फौरन रोका और कहा कि इसे नीचे रखो, ऐसे नंगे हाथों से चबाना बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। और फिर मैंने खुद सही टूल्स उठाए और उसके लिए लॉबस्टर छीलने लगा। जब मैंने मीट उसके बाउल में रखा तो जिया मिन्हू ने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी और थैंक यू डैड बोला। उसने अपने कांटे से लॉबस्टर का एक पीस उठाया, पर खुद नहीं खाया, बल्कि मेरे मुंह के पास लाकर बोला कि पहले डैड खाएंगे। मेरा दिल भर आया कि ये बच्चा कितना समझदार है। मैंने मुंह खोला और उसे खा लिया। टेबल के उस पार शिनबिंग के हाथ रुक गए और वो हमें अजीब सी नज़रों से देखने लगी। उसके पास बैठे शिनजे ने भी खाना छोड़ दिया था और वो हमें चुपचाप देख रहा था। फिर शिनबिंग ने गला साफ किया और एक ऑर्डर देने वाले टोन में बोला कि जिया मिन्हू, आज से तुम तमीज़ और मैनर्स सीखोगे। टेबल पर चिल्लाना और हाथ से खाना बिल्कुल बंद, और तुम्हें छुरी कांटा चलाना सीखना होगा, समझ गए? जिया मिन्हू ने मुंह में लॉबस्टर भरे हुए ही पूछा कि ये मैनर्स क्या होते हैं, क्या इन्हें खा सकते हैं? शिनबिंग की त्योरियां चढ़ गईं और उसने शिनजे से कहा कि इसे सिखाओ। शिनजे ने अपने बर्तन रखे और एक नया सेट उठाकर जिया मिन्हू को देते हुए धीरे से बोला कि इन्हें ऐसे पकड़ते हैं। जिया मिन्हू उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका, उसका सिर सीधे टेबल के पैर से जा टकराया। वो दर्द के मारे चिल्लाया और पूरे डाइनिंग रूम में अफरा तफरी मच गई। मैंने उस घबराई हुई मेड को देखा और फिर शिनबिंग के चेहरे की तरफ नजर घुमाई, जिसका गुस्सा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। ये देखकर मुझे मन ही मन एक अजीब सी तसल्ली मिली। मैंने सोचा कि बुक तो अब गांव वालों को हल्के में लेने का यही नतीजा है। मेरा बेटा अकेला ही तुम्हारे इस महल को हिला कर रख देगा। खैर, किसी तरह हमारा लंच खत्म हुआ और शिनबिंग ने शिनजे को पास बुलाकर उसे ढेर सारे महंगे खिलौने थमा दिए। उसने कहा कि अपने भाई को टॉय रूम में ले जाओ और फिर जिया मिन्हू की तरफ ठंडी नज़रों से देखते हुए बोली कि ये सब तुम्हारे हैं, जो पसंद आए ले लो। मुझे समझ आ गया कि वो खिलौनों के बहाने मेरे बेटे को रिश्वत दे रही है। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी कि ये औरत मेरे भोले भाले बेटे को पैसों के दम पर बिगाड़ना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं देने वाला था। तभी पहली बार वो दोनों एक जैसे दिखने वाले लड़के एक साथ खड़े हुए। शिनजे के हाथ में एक ट्रांसफॉर्मर टॉय था और वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। जिया मिन्हू ने उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाया और फिर उसके कपड़े छूकर देखने लगा। वो बोला कि तुम्हारे कपड़ों का कपड़ा तो बहुत ही सॉलिड है, मेरे डैड की बनियान से भी ज़्यादा सॉफ्ट। शिनजे का चेहरा गुलाबी हो गया और उसने धीरे से कहा कि ये सिल्क है। तभी जिया मिन्हू ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि मुझे एक मज़ेदार जगह पता है, चलो जल्दी आओ। जिया मिन्हू उसे घसीटते हुए गार्डन के एक बड़े पेड़ के पास ले गया और बोला कि अब ये देखो। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई, हथेलियों पर थूका, उन्हें आपस में रगड़ा और पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया। वो एक टहनी पर बैठ गया और नीचे खड़े हैरान शिनजे से बोला कि ऊपर आ जाओ, यहाँ से नज़ारा एकदम खड़क है। शिनजे अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उसे चाहत और डर के साथ देख रहा था। उसने कहा कि मैंने आज तक कभी पेड़ नहीं चढ़ा, मुझे नहीं आता। जिया मिन्हू ने हौसला बढ़ाया कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा। हाथ यहाँ रखो और पैर वहाँ, बस ऐसे ही। जिया मिन्हू के चेयर करने पर शिनजे ने सच में पेड़ चढ़ना शुरू किया। वो थोड़ा अनाड़ी था, पर उसकी कोशिश पक्की थी। मैं पेड़ से टेक लगाकर ये सब देख रहा था और मेरे मन में बहुत सारी फीलिंग्स मिक्स हो रही थी जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था।
तभी पीछे से शिनबिंग की आवाज़ आई कि जेवू, तुम्हें क्या लगता है इस तरह की परवरिश से उसे कैसा फ्यूचर मिलेगा? मैंने पीछे मुड़ कर देखा। उसके चेहरे पर हल्का सा मजाक उड़ाने वाला भाव था। उसने पूछा कि क्या तुम उसे चिड़ियों के घोंसले लूटने या पहाड़ों में शिकार करने की ट्रेनिंग दे रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे उस छोटे बच्चे की तरफ इशारा किया और बोला कि मिस शिन, मैं उसे अरबों की जायदाद तो नहीं दे सकता, पर एक खुशहाल बचपन ज़रूर दे सकता हूँ। मुझे उससे कोई मास्टर बनने की उम्मीद नहीं है, बस वो खुश रहे, मेरे लिए वही काफ़ी है। और देखो, आपका बेटा भी अभी कितना खुश लग रहा है। शायद वो पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ होगा। शिनबिंग ने भी मेरी बात पर गौर किया। जिया मिन्हू की मदद से शिनजे आखिरकार एक नीचे वाली टहनी पर पहुंच गया था। उसने घबराते हुए तने को पकड़ रखा था, पर उसके चेहरे पर वो खुशी थी जो उसके लिए एकदम नई थी। दोनों भाई टहनी पर अगल बगल बैठ गए और जिया मिन्हू दूर इशारा करके उसे गांव में अपनी ढाक और किस्से सुनाने लगा। ये देखकर शिनबिंग की आंखों में कुछ अजीब सी चमक आई और वो चुप हो गई। पर तभी अचानक एक खड़खड़ाने की आवाज़ आई और वो टहनी शिनजे का वजन नहीं सह पाई और टूट गई। वो डर के मारे चिल्लाया और उसका शरीर एक तरफ झुक गया। वो नीचे गिरने ही वाला था। शिनबिंग भी डर के मारे चीख पड़ी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरी भी जान हलक में आ गई कि ये पेड़ इतना कच्चा कैसे निकला। पर जिया मिन्हू ने बिजली की तरह रिएक्ट किया। वो किसी बंदर की तरह झपटा और शिनजे की कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। वो चिल्लाया कि डरो मत, मुझे पकड़ लो। जिया मिन्हू ने अपनी पूरी जान लगा दी ताकि शिनजे को गिरने से बचा सके, पर मोमेंटम इतना ज़्यादा था कि वो दोनों ही टहनी से नीचे गिर गए। किस्मत अच्छी थी कि टहनी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वो दोनों नीचे मोटी घास पर एक दूसरे के ऊपर गिरे। मैं और शिनबिंग दोनों दौड़कर वहाँ पहुँचे। उसने शिनजे को पकड़कर कस के गले लगा लिया और रोते हुए पूछने लगी कि क्या तुम ठीक हो? शिनबिंग ने अपनी जांच पूरी की और देखा कि शिनजे की कूहनी पर बस खरोंचाई थी। उसमें एक राहत की सांस ली, पर तुरंत उसका सारा गुस्सा मुझ पर फूट पड़ा और वो चिल्लाई कि जेवू, क्या तुम इसे ही खुशहाल बचपन कहते हो कि मेरे बेटे को इतनी खतरनाक चीज़ के लिए उकसाया जाए? अगर आज मेरे बेटे को कुछ भी हो जाता तो मैं ये पक्का करती कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजारो। ये औरत तो बिल्कुल ही पागल थी। पर इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, जिया मिन्हू तेवर दिखाते हुए आगे बढ़ा और बोला कि इसमें मेरे डैड की कोई गलती नहीं है। मैं ही था जो उसे पेड़ पर ले जाना चाहता था, और एक असली मर्द गिरने पर उठा नहीं है। देखो, मैं तो रोज़ गिरता हूँ, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने अपना छोटा सा सीना फुलाया और मेरे सामने किसी नन्हे मुर्गे की तरह खड़ा हो गया जो अपनी मुर्गी को बचा रहा हो, और बोला कि मैंने उसे बचाया है तो आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये सुनकर शिनबिंग सन्न रह गई और वो उस लड़के को ताकने लगी जो दिखता तो उसके बेटे जैसा था, पर तेवर किसी स्ट्रीट फाइटर जैसे थे। पहली बार उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। तभी शिनजे भी बोल पड़ा कि मॉम, इसमें उसकी गलती नहीं है, मैं खुद पेड़ पर चढ़ना चाहता था। शिनबिंग का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पीला हो गया, क्योंकि शायद पहली बार उसके दोनों बेटों ने एक साथ उसे धोखा दिया था। वो एक ठंडी आह भरकर शिनजे को उठाकर बिना पीछे देखे अंदर चली गई। मैंने नीचे झुककर जिया मिन्हू के बाल सहलाए और कहा कि तुमने अभी बहुत बहादुरी दिखाई और मुझे प्रोटेक्ट किया। जिस पर उसने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर की और बोला कि आखिर बेटा किसका हूँ, बहादुरी तो मेरे खून में है। ऊपर से तो लग रहा था कि इस राउंड में मैं हार गया हूँ, पर मुझे पता था कि मैंने दोनों बच्चों के दिल में एक बीज बो दिया है। उसी शाम शिनबिंग ने पैसों के दम पर हिसाब बराबर करने की कोशिश की और मेड से कहकर जिया मिन्हू के कमरे में खिलौनों का ढेर लगवा दिया, जिसमें रिमोट कंट्रोल कार, लेगो कैसल और लिमिटेड एडिशन फिगर्स का पहाड़ खड़ा था। शिनबिंग दरवाजे पर खड़ी होकर उसी ठंडे अंदाज में बोली कि ये सब तुम्हारे लिए है, और अगर अच्छे बनकर रहोगे तो और भी मिलेंगे। मैंने सोचा कि लो भाई, आ गया कैपिटलिस्ट करप्शन टाइम पर। मैंने डरते डरते जिया मिन्हू को देखा। उसने खिलौनों के उस पहाड़ में काफ़ी देर तक कुछ ढूंढा और फिर सबसे सस्ती वाली प्लास्टिक की वाटर गन उठाकर मेरी तरफ उम्मीद से देखा और बोला कि डैड, मुझे ये पसंद है, क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया और वो खुशी खुशी छत पर पानी की गोलियाँ दागने लगा। और जब वो थक गया तो मेरा हाथ खींचकर बोला कि डैड, मुझे कहानी सुनाओ कि आपने कैसे उस जंगली सुअर को गांव से भगाया था। अब सच तो ये था कि मैंने किसी सुअर को नहीं भगाया था, बल्कि उसने मुझे 3 किलोमीटर तक दौड़ाया था। पर मैंने गला साफ किया और एक मिर्च मसाले वाली झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दी
जिसे जिया मिन्हो मज़े से सुनते हुए मेरी गोद में ही सो गया। मैंने उसे बेड पर लिटाया और जब मुड़ा तो देखा कि शिनबिंग अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी और उन महंगे खिलौनों को देख रही थी जिन्हें जिया मिन्हो ने घास बराबर भी नहीं समझा था। फिर उसने मेरी गोद में सो रहे उस बच्चे को देखा और उसके चेहरे पर ऐसे इमोशंस थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। मैंने उसके पास जाकर धीरे से बोला कि मिस शिन, आपने देख लिया कि कुछ चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कि एक बाप का प्यार, तो हमें पैसों से खरीदने की कोशिश मत करो। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना सीना फुलाया तो शिनबिंग काफ़ी देर तक चुप रही। मुझे लगा वो बॉडीगार्ड्स को बुलाकर मुझे बाहर फिकवा देगी, पर उसने बस इतना कहा कि कल पैटर्निटी टेस्ट के सैंपल्स एनालिसिस के लिए जाएंगे और तुम यही दुआ करो कि वो मेरा बेटा ना निकले। ये कहकर वो चली गई और उसे अकेला जाते देख मेरी जीत की खुशी भी धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि ये औरत शायद उतनी बुरी भी नहीं थी जितना मैंने सोचा था। पर यह ख्याल बस 3 सेकंड ही टिका, क्योंकि मुझे याद आया कि जिया मिन्हो तो 100% उसी का बेटा है और रिजल्ट आते ही मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैं बस हाथ पर हाथ धरे मौत का इंतज़ार नहीं कर सकता था। मुझे कुछ तो करना ही था। और अगली सुबह होते ही फैमिली डॉक्टर अपनी पूरी किट लेकर आ गया, जहां मैं, जिया मिन्हो और शिंजे एक लाइन में सोफे पर बैठकर खून निकलवाने का वेट कर रहे थे। शिंजे को तो इसकी आदत थी, तो वो बिना किसी डर के अपना हाथ आगे कर बैठा था। वो अपनी पूरी जान लगा के मेरी गर्दन से चिपक गया और चिल्लाया कि डैड, मुझे सुई नहीं लगवानी, सुई से लोग मर जाते हैं और मुझे नहीं मरना। मैंने उसे समझाया कि डरो मत बेटा, ये बिल्कुल मच्छर के काटने जैसा फील होता है, इसमें ज़रा भी दर्द नहीं होता। वो बोला, सच में? और मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सच में। जब मैं उसे बहला रहा था तब मेरा दिमाग घूरे की तरह दौड़ रहा था कि किसी तरह इस सैंपल के साथ छेड़खानी करनी होगी। मेरी नज़रें टेबल पर रखी उन खाली ट्यूब्स पे बनी और डॉक्टर ने सबसे पहले शिंजे का खून निकाला और उस पर लेबल चिपका दिया। फिर जिया मिन्हो की बारी आई और वो ऐसे दहाड़े मार कर रोने लगा जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो, और मेरी गोद में बुरी तरह छटपटाने लगा कि सुई नहीं, सुई नहीं। डॉक्टर और दोनों मेड्स उसे काबू करने के लिए चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए और कमरे में एकदम कदर मच गया। यही मेरा मौका था जब सबकी नज़रें जिया मिन्हो पर थी। तब मैंने चुपके से अपने नाखून से अपने ही हाथ पर जोर से खरोच मारी, जिसमें सच में बहुत दर्द हुआ। जैसे ही डॉक्टर ने जिया मिन्हो को सुई लगाई, मैं उसे दिलासा देने के बहाने आगे झुका और अपना हाथ उसकी बाह के नीचे सरका दिया, और मेरे खून की एक बूंद चुपचाप उस ट्यूब में गिर गई जिस पे जिया मिन्हो का नाम लिखा था। ये सब निपटा कर मैंने एक लंबी और राहत की सांस ली, क्योंकि जब तक टेस्ट रिपोर्ट्स ये कहेंगी कि जिया मिन्हो और शिनबिंग का कोई खून का रिश्ता नहीं है, तब तक उसके पास हमें यहाँ रखने की कोई वजह नहीं होगी। भाई मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं तो सच में जीनियस हूँ। खून निकालने के बाद डॉक्टर ने हम तीनों के गालों के अंदर से स्वैब सैंपल्स भी लिए और बोला कि ये डबल चेक करने के लिए है। मेरी तो वही बात लग गई और उन सील बंद सैंपल्स को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो सैंपल्स नहीं बल्कि मेरा डेथ वारंट हो। उसी दोपहर शिनबिंग को किसी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था, पर जाने से पहले उसने खास तौर पर मुझे और जिया मिन्हो को बुलाया और कहा कि आज शिंजे के पियानो टीचर क्लास लेने आ रहे हैं, इसलिए जिया मिन्हो तमीज़ से रहना और उन्हें डिस्टर्ब मत करना। फिर उसने मेरी तरफ एक तीखी नज़र डाली और बोली कि अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर मैं अपने तरीके से देखूंगी। वो साफ साफ मुझे धमकी दे रही थी, पर मैं इतनी जल्दी डरने वालों में से नहीं हूँ। शिनबिंग के जाते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी टेल कोट पहनकर अंदर आया, जिसके बाल तेल से एकदम चिपके हुए चमक रहे थे। वो शिंजे का पियानो टीचर था, जो शायद कोई इंटरनेशनल लेवल का मास्टर था। वो मास्टर उस ग्रैंड पियानो पर जाकर बैठ गया, जिसकी कीमत किसी खजाने जैसे लग रही थी, और शिंजे भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पास बैठ गया और पूरा कमरा एक सुरीली धुन से भर गया। जिया मिन्हो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर रेंगते हुए वहां पहुंचा और पियानो पर टेक लगाकर उसे घूरने लगा और बोला कि ये चीज़ तो अपने आप गाती है। मास्टर की थ्योरियां हल्की सी चुनी और उसने अपना आपा बनाए रखा और जिया मिन्हो को इग्नोर कर दिया। जब धुन खत्म हुई तो मास्टर शिंजे की कमियां निकालने लगा और चिल्लाया कि गलत, ये हिस्सा दमदार और जोशीला होना चाहिए था,
نہ کہ ایسا مرا ہوا جیسا تم بجا رہے ہو. اپنی کلائیاں اوپر کرو. میں نے کتنی بار کہا ہے. کیا تم سور ہو جو اتنا سمپل اسکور بھی یاد نہیں رکھ پا رہے؟ ماسٹر کا برتاؤ اور بھی برا ہوتا گیا اور وہ اپنی تمیز بھول کر زور زور سے چلانے لگا. شنزے اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا. اس کا چہرہ شرم سے لال تھا اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے. اور اس کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں بہنے دے. یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کس طرح کا ماسٹر ہے. یہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے یا کتے کو ٹریننگ دے رہا ہے؟ جیا منہو سے بھی اور نہیں دیکھا گیا اور وہ سیدھا پیانو کے پاس گیا اور زور سے کیز پر ہاتھ مار دیا جس سے پورا کمرہ گونج اٹھا. جیا منہو نے ماسٹر کی طرف انگلی دکھائی اور چلایا کہ خبردار جو اس سے دوبارہ اس طرح بات کی. تم خود سور ہو اور تمہارا پورا خاندان سور ہے. ماسٹر کا چہرہ غصے سے بینگنی ہو گیا اور وہ کھڑا ہو کر بولا کہ او بدتمیز لڑکے، کیا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ جیا منہو نے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے اور بولا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا تم کون ہو. اگر تم نے اسے ایک بھی گندی بات اور بولی تو میں تمہارے پیانو پر سوسو کر دوں گا. میں نے اپنی ہنسی چھپائی کہ میرا بیٹا سچ میں کسی سے نہیں ڈرتا. ماسٹر غصے سے کانپ رہا تھا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ تمہاری پرورش ہے. اس لڑکے میں ذرا بھی مینرز نہیں ہے. میں آرام سے ٹہلتے ہوئے وہاں گیا اور جیا منہو کو اپنے پیچھے کیا. میں بھی بچا سکتا ہوں. اور جب سب یقین نہیں کر پا رہے تھے تب میں اس بینچ پر بیٹھ گیا. میں نے گہری سانس لی اور اپنے یونیورسٹی کے دنوں کے اس پیس کو یاد کیا جس کی میں نے کسی کو امپریس کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح پریکٹس کی تھی. پھر میری انگلیوں نے کیز ڈھونڈی اور میں نے ایک بچوں والا گانا بجانا شروع کر دیا. میں نے اپنی پوری جان اور فیلنگز اس میں جھونک دی اور جب گانا ختم ہوا تو پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا. پیانو ماسٹر کا منہ اتنا کھلا رہ گیا کہ اس میں انداز آئے اور شنزے کی آنکھیں تعریف سے چمکنے لگی. جیا منہو میرے بغل میں کھڑا ہو کر تالیاں بجانے لگا اور دھن گنگنانے لگا. مجھے لگا کہ میں نے کافی صحیح بجایا ہے. میں ایک دم کیجول ہو کر کھڑا ہوا اور ماسٹر کی طرف بھوئیں چلا کر پوچھا کہ کیا یہ آپ کے لیے کافی جوشیلا تھا؟ ماسٹر کا چہرہ غصے سے لال سفید ہونے لگا. اس نے کافی دیر تک میری طرف انگلی دکھائی پر اس کے منہ سے ایک شبد نہیں نکلا اور آخرکار اس نے اپنی آستین جھٹکی اور بولا کہ جاہل کلا کا سراسر اپمان، اور اپنا بیگ اٹھا کر پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا. جاتے جاتے اس نے دھمکی دی کہ میں مشن کو سب بتا دوں گا، بس تم دیکھتے جاؤ. میں نے سوچا جا بتا دے، کیا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے؟ جیسے ہی ماسٹر گیا شنزے نے میری طرف بڑے چاو سے دیکھا اور بولا کہ انکل یہ تو بہت اچھا تھا. میں نے اپنا سینہ تھپ تھپایا اور کہا کہ اور نہیں تو کیا، سیکھنا ہے میں سکھاؤں گا. شنزے ایک دم کھل اٹھا اور بولا ہاں. اور پھر اس دوپہر کی باقی پوری شام کلاؤڈ سمٹ اسٹیٹ کا وہ بڑا سا لیونگ روم بچوں کے گانے کی دھن سے گونجتا رہا. جیا منہو نے گانے اور ڈانس کا مورچہ سنبھالا. میں نے پیانو بجایا اور شنزے تالیاں بجاتا رہا. بس 3 لوگ اور اتنی سی خوشی. جب شنبنگ میٹنگ کے بعد تھکی ہاری گھر لوٹی تو اس نے یہی خوبصورت نظارہ دیکھا جہاں ایک پیارا باپ اور اس کے بیٹے مستی کر رہے تھے. وہ دروازے پر کھڑی ہو کر ان تینوں کو ہنستے ہوئے دیکھنے لگی. 2 بچے اور ایک جوان آدمی اتنی نیچرل بونڈنگ کے ساتھ رہ رہے تھے کہ وہ غصہ کرنا ہی بھول گئی. شنزے نے اسے سب سے پہلے دیکھا اور دوڑ کر اس کے پاس گیا کہ موم آپ آ گئی. انکل نے آج مجھے پیانو سکھایا اور بہت مزہ آیا. یہ سن کر شنبنگ سن رہ گئی کیونکہ اس نے شنزے کو پہلی بار اتنا خوش دیکھا تھا. اس کی نظر شنزے سے ہٹ کر مجھ پر ٹکی اور اب اس کی آنکھوں میں صرف ٹھنڈک نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی تھا، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو اور کنفیوز ہو. کیا برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی؟ میں نے اسے ایک اسمائلی لک دیا پر اگلے ہی پل اس کا فون بج اٹھا. اس نے فون اٹھایا، کچھ باتیں سنی اور اس کا چہرہ ترنت گر گیا. اس نے کہا کہ کیا اس نے ماسٹر کو بھرا دیا اور پوری دوپہر بچوں کے گانے بجائے. ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں. اس نے فون رکھا اور مجھے دیکھا. وہ ہلکی سی گرماہٹ جو ایک پل پہلے تھی وہ ترنت غائب ہو گئی اور پھر سے جما دینے والی ٹھنڈ چھا گئی. اس نے کہا کہ جیوو تم تو بڑے کھلاڑی نکلے. میں نے مزے لیتے ہوئے کہا کہ آپ میری تعریف کر رہی ہیں پر میں تو بہت معمولی سا انسان ہوں. دنیا کے ٹاپ 3 میں آؤں گا بس.
शिनबिंग ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा काबू किया। फिर बोली कि कल शिनजे के स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे है और तुम्हें जियामिन के साथ आना होगा। मैंने पूछा क्या मैं क्यों आऊँ? तो उसने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ और तुम उसके दूसरे गार्जियन बनकर आओगे। उसे डैड शब्द कहने में शायद मुश्किल हो रही थी। उसने आगे कहा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी मुसीबत में मत पड़ना और वहाँ कोई तमाशा मत करना, वरना तुम जानते हो क्या होगा। ये तो वही बात हुई कि पहले एक थप्पड़, फिर एक मिठाई नाम, नहीं बल्कि एक थप्पड़ और फिर उससे भी बड़ा थप्पड़। एक बड़े स्कूल के स्पोर्ट्स डे में जाना तो ऐसा था जैसे किसी जंगली मुर्गे को फीनिक्स के घोंसले में सरेआम सजा देने के लिए छोड़ दिया जाए। मैं अभी से कल के अजीब मोमेंट्स इमेजिन कर पा रहा था। अगले दिन हम 4 लोग 2 गाड़ियों में उस लेजेंडरी रॉयल किंडरगार्टन पहुंचे, जहां गेट पर लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी थी और हर पेरेंट ऐसे तैयार था जैसे रेड कार्पेट पर चल रहा हो। जैसे ही शिनबिंग बाहर निकली, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं और मैं उसके पीछे ऐसे चल रहा था जैसे कोई घर जमाई हो। जियामिन्हो और शिनजे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आसपास की चीज़ों को हैरानी से देख रहे थे। स्पोर्ट्स डे जल्दी शुरू हो गया और पहला इवेंट पेयर्स वाला था, जिसमें टोटल 3 टीमें थी। मैं और जियामिन्हो एक टीम और शिनबिंग और शिनजे दूसरी टीम। जियामिन्हो बोला, डैक चलो, हम पक्का फर्स्ट आएंगे।